स्टार्ट। सभी को नमस्कार। साक्षात्कार की इस सर सीरीज आप में हम सर एक आप और सभी को साक्षात्कार नमस्ते। जी जी हम एक और साक्षात्कार लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं नवनीत सर, जितेंद्र सर, कल्पना मैम, पिंकी मैम और आरती मैम। साथ ही आज जिनका हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं, हंसराज गोदारा सर। गोदारा सर से मेरा पहला सवाल कि सर अपने विषय में बताएं। जी सर, मैं हंसराज गोदारा राजस्थान के बीकानेर शहर के एक छोटे से गांव लालंद बड़ा से हूं सर। और सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव लालंद से बड़ा में हुई और माध्यमिक शिक्षा सर एक कस्बे में संपन्न हुई। और आगे की सर जो मेरी स्नातक शिक्षा है वो सर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से, और वहीं से सर मेरी शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा भी वहीं से संपन्न हुई सर। और सर मैं वर्तमान में 2016 से अब तक निजी विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाता हूं। और सर मेरी रुचि भ्रमण और मंच संचालन और सर संगीत गायन एवं वादन है। और सर मैं शिक्षण में विशेष अभिरुचि रखता हूं। जी सर, आपने बताया कि भ्रमण में है। अभी देश के कौन कौन से स्थान आप घूम चुके हैं? जी सर, मैं राजस्थान के विविध ऐतिहासिक स्थलों पर घुमा हूं, क्योंकि मुझे मौका सर यही मिला इस विशेष से, तो राजस्थान में ज्यादा घुमा हूं सर। सर आप क्या जानते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम में 10वीं तक के पाठ्यक्रम में घूमने संबंधी यात्रा वृत्तांत संबंधी कुछ पाठ आ जाते हैं, क्योंकि आप टीजीटी हिंदी के लिए देने जा रहे हैं। तो क्या आप उन पाठों के जी नाम सर, जी बता सर। पाएंगे? जी सर, ल्हासा की ओर राहुल शंकरतायन का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है, और ज्यादातर यात्राओं का सर इन्हीं के ही है। तो एक पाठ्यक्रम है सर ल्हासा की ओर। भाषा की ओर। जी सर। जी सर। सर जितेंद्र सर। यस सर। जी सर। नमस्कार हंसराज सर। जी सर, नमस्ते। आप टीजीटी हिंदी के लिए दे रहे हैं ना सर? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, चलो सर, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ये बताइए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? सर अमीर खुसरो जी ने खड़ी बोली के विकास में भूमिका अदा की थी। वही सर उन्होंने एक जो रुबाइयां और सर ये पहेलियां लिखने में अहम भूमिका निभाई थी। जी जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये बताइए, रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा है? सर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सर। और इसमें कितने कांड है? सर इसमें 7 कांड है। बहुत अच्छा सर। ये आधुनिक युग के चरण कौन है, ये बताइए। जी सर, माफी चाहूंगा, दोबारा दोहराइए सर। जी जी सर, आधुनिक युग के चरण किसको बोला गया है? आधुनिक युग के चरण। जी सर। माफी चाहूंगा सर, ये मेरे अभी तक के ध्यान में आया नहीं है सर। कोई बात नहीं सर, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनको आधुनिक युग का चरण कहा गया है, याद रखिएगा। जी सर, चारण बोला आपने या चरण बोला सर? चरण चरण सर, चारण नहीं, चरण। जी सर, जी सर। आगे है सर, ये बताइए कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो जी कौन सा है और किसने लिखा है? जी सर, हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया सर। और जी सर। है सर उपन्यास कौन सा है सर? परीक्षा गुरु सर, परीक्षा गुरु। जी जी सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। और जो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? सर हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। जी सर। सर प्रथम महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध भी है। जी सर। सर थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात। ये पृथ्वीराज रासो। जी सर, क्षमा कीजिए सर,
जुबान आते आते रह गया। पृथ्वीराज कोई बात नहीं सर, इसके जो लेखक है, लिखने वाले, वो चंद बरदाई है। ये बताइए आप कि आजकल हम देख रहे हैं कि भाई हर कोई अंग्रेजी विषय को ज्यादा पसंद करता है, ना कि हिंदी और संस्कृत को, है ना। तो संस्कृत भाषा को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं और क्या रीजन रहा है इसके लिए, और आप बच्चों में किस प्रकार रुचि जागृत करेंगे ताकि लोग, बच्चे भी संस्कृत के बारे में जान सके, वो विषय चूज कर सके। सर, बच्चों को मैं संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सर्वप्रथम हमारे दार्शनिक गुरु रे विश्व के अंदर अपने नाम की डंका बजाने वाला भारत देश का उदाहरण दूंगा सर, और उपनिषदों का, महाकाव्यों का, गीता जैसे महान ग्रंथ का उदाहरण दूंगा सर, और ऋषि मुनि जो तपे और उन्होंने जो श्लोक लिखे, और हमारे आदि गुरु सर वाल्मीकि जी ने जो श्लोक लिखे, और हमारे दार्शनिक गुरु कहा जाने वाले हिंदुस्तान की जो सर्वप्रिय और वैदिक भाषा संस्कृत रही सर, और उनको मैं अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जा करके और देश के महान दार्शनिक गुरु कहे जाने वाले भारत का उदाहरण सर विशेषतः संस्कृत भाषा के संदर्भ में दूंगा। और सर अंग्रेजी भाषा के प्रति रुझान बढ़ने का जो आपने कारण जाना, उसका मुख्य है कि सर एक तो ये जो बच्चों में भी वर्तमान में इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में ज्यादा रुचि होने के कारण, और सर एक होड़ भी हो गई एक दूसरे के दिखावे की भी, और सर ज्यादातर अभिभावक भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से होकर सर हमारी भारतीय संस्कृति की जहां तक बात की जाए तो वैदिक संस्कृतों में सर सर्वश्रेष्ठ बतलाते हुए बच्चों को इसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। जी सर, बहुत अच्छे सर। ये बताइए आप एनसीसी के बारे में जानते हैं? जी सर, थोड़ा बहुत जानता हूँ। और आप केवी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो अगर मान लो प्राचार्य ने आपको एनसीसी का प्रभारी बना दिया है, तो आप कैसे करेंगे इसको? जी सर, मैं उन बच्चों को सर्वप्रथम जो नेशनल कैडेट कोर की एक अनुशासन और गरिमा में व्यक्तित्व और सर राष्ट्र प्रेम और नैतिकता, सदाचार और सर देश की आपदा प्रबंधन संबंधी सेवाओं के संदर्भ में बताऊंगा, और साथ ही सर एक बेहतरीन नागरिक के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उनको सर तैयार करूंगा। और बच्चों में इसके लिए सर्वप्रथम मैं भावना भरने के साथ ही सर अनुशासन का पाठ पढ़ाऊंगा, या उनके नियम कानून कायदे जो एनसीसी को है वो बताऊंगा सर। एनसीसी में सबसे जरूरी चीज क्या है जो जिससे बच्चों को, है ना, वो पसंद करने के लिए वो मजबूर हो जाए कि हमें एनसीसी करना, या ऐसी सबसे अच्छी चीज कौन सी है? सर एक तो बच्चे जो मतलब किशोरावस्था के बालक हैं जो सर्वप्रथम नेतृत्व क्षमता रखने वाले होते हैं, और सर उनसे भी पहले उत्तर बाल्यावस्था के जो बालक हैं वो सर अपने आप में बहुत सारे बालक होते हैं जो फौज में, आर्मी में जाने का जो जज्बा रखते हैं, देश सेवा का जो जज्बा रखते हैं, उनका एक ड्रेस कोड जो सर वो सबसे ज्यादा बच्चे जिनको चाहते हैं या तवज्जो देते हैं। बहुत अच्छे सर। मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर आपसे, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला? सर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कब मिला सर? सर 1882 में मिला। सोचिए सर। सॉरी 1982 सर, माफ कीजिएगा। ओके सर, कोई नहीं सर, बहुत बढ़िया, आपने सवालों का जवाब दिया। घनश्याम सर। बहुत बढ़िया सर। नवनीत सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्ते जी सर। एक मिनट, हंसराज गोदरा। सर आप हिंदी के लिए कि संस्कृत के लिए दे रहे हैं? जी सर, मैं हिंदी के लिए दे रहा हूँ। पीजीटी हिंदी के लिए? जी सर, टीजीटी हिंदी के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बिहारी सतसई कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं सर। हाँ जी, 713। 713। ये 13 ज्यादा कहे हों, मतलब सत सही है, 700 होना चाहिए, 13 ज्यादा है। कुछ इसके पे आपकी टिप्पणी क्या है इसके पीछे? सर पढ़ने सुनने में जहां तक अब तक देखा है 713 ही है, पर सत से का हिसाब से तो 700 होने चाहिए, पर सर इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है सर। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ये महाकाव्य कहा जाता है क्या? सर सत से को महाकाव्य में
पढ़ा नहीं वापिस सर, मेरे ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया कि इसको तो महाकाव्य इसमें का। जो दोहे हैं उनका विषय क्या है? जी सर, इसमें जो दोहे हैं उसका विषय क्या है? उनका विषय सर श्रृंगार है, नीति है और भक्ति है सर। अच्छा, ये जो होते हैं दोहे, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं या फिर इनके के लिए कोई अलग नाम दिया गया है? सर इनको सत्सैया के दोहे नाम दिया गया है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि एक्चुअल में इनको मुक्तक कहा जाता है, जिनका एक विषय से, एक दोहे से दूसरे को संबंध नहीं होता है, इनको मुक्तक। वो मैं प्रश्न उत्तर निकलवाना चाह रहा था आपसे। सर ये मुक्तक है, मुक्तक पढ़ा है मैंने। हाँ जी, मुक्तक होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं होता सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको मुक्त होता है जो वो मुक्तक कहलाता है। सर जी सर। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दो प्रकार के छंद होते हैं। आप मात्रिक छंद में कुछ बताएंगे मुझे? सर मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करके और छंद को निर्धारित किया जाता है, और उसमें अर्ध समात्रिक और समात्रिक छंदों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। और सब वार्णिक छंदों के अंतर्गत वर्णों को गिन करके और उस छंद का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दृत विलंबित है, वसस्त है, और ये सारे छंद सर वार्णिक है, जबकि दो है, सोल्टा है, ये सारे सर मात्रिक छंद है। ठीक है, ये बताइए, ये प्रात काल उठिके रघुनंदन, मात पिता गुरु नावहि, मात पिता गुरु नावहि, आगे क्या है? रामचरितमानस की प्रथम चौपाई है। मात पिता और तो नावी ही सर, आगे थोड़ा मेरा स्मृति में नहीं है, पर मेरा पढ़ा। बात नहीं। ये बताइए कि इसकी मात्राओं की गणना करके मुझे बताइए, कैसे काउंट करेंगे आप? सर वो लिख करके कर सकता हूँ, करूंगा मैं। नहीं, ऐसे ही बताइए। चलिए, पहला इसका जो पहला पद है प्रात काल, काउंट कीजिए। प्रात में कितना काउंट करेंगे आप? प्रात में सर करूंगा मैं 2 और 3 करूंगा सर। प्रात है, प्रात में 3 हो गए, और काल में? काल में सर 3 हो गए। काल में भी 3 हो गए, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गए सर। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या चीज है? दोहा, चौपाई, सोरठा? ये सर दोहा छंद है सर। दोहा नहीं है, ये चौपाई है। 16 मात्रा, इसको संपूर्ण करें तो 16 मात्रा आएगी सर। जी जी, ये चौपाई है और ये दोहा नहीं है। ठीक है सर। आप अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को जानते हैं? जी बिल्कुल सर। कौन से छंदों में लिखते हैं अधिकतर? अयोध्या सिंह उपाध्याय सर हरिगीतिका छंद में लिखते हैं सर। हरिगीतिका छंद में लिखते हैं। मतलब मेरा जो है 2 विभाजन, 2 मैंने बताया ना, वर्णिक और मात्रिक, इसमें से प्रश्न था कि इन दोनों में किसमें वो पसंद करते हैं? सर दोहा और आपने चौपाई बताया ना सर? जी, वो सर दोहा छंद को सर्वाधिक महत्व देते हैं। और नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो है वर्णिक छंदों को प्राथमिकता देते हैं, जैसा कि उनका प्रिय प्रवास है। और वो जो है, जैसे आपने बताया, द्रुत विलंबित हो गया, इस प्रकार के जो संस्कृत के प्राय छंद होते हैं वर्णिक, जिनमें मात्राओं की गणना न करके वर्णों की गणना की जाती है। यमाता, राजभान, सलगम के विषय में क्या जानते हैं, बताइए? जी सर। यमाता, राजभान, सलगम क्या चीज है? ये सर गणों की गणना करने के लिए गणों का सूत्र है सर। अच्छा, द्रुत विलंबित का पहला गण क्या होता है? सर द्रुत विलंबित नगण है सर। पहला क्या होता है? द्रुत विलंबित नगण। नगण, नगण, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सूत्र सर नगण है, भगण है, भगण है। अच्छा, नगण है सर। बहुत अच्छी बात है। समास आप मुझे बताएंगे? आपका नाम है हंसराज, कौन सा समास है? जी सर, इसके अंदर कर्मधारय समास है सर। हाँ जी, कर्मधारय समास है। आप इसका विग्रह वाक्य बनाइए जरा। राजहंस है सर। हाँ? विशेष और विशेषण का इसमें सर मेल है। तो आप इसका विग्रह वाक्य बना के बताइए मुझे एक बार। राज है हंस जो, और सर हंस के समान राज के समान हंस है। राज के समान हंस, हाँ, राज रूपी हंस या सर हंस रूपी राज, विशेष विशेष दोनों, उत्तर पद और पूर्व पद सर दोनों में ये मतलब वो विशेष और विशेषण का
प्रादुर्भाव करते हैं। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। षष्ठी तत्पुरुष का विग्रह वाक्य बनाइए। षष्ठी तत्पुरुष का जी, षष्ठी तत्पुरुष में तो सर हंस का राज होगा सर। हाँ जी, हंस का राज। हंस का राज, हंसों का राजा, ऐसा बोलिए ना। हंस का राज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हंसों का राजा, षष्ठी तत्पुरुष। कारकों में कौन से विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है? सर संबोधन को कारक नहीं माना जाता संस्कृत में, किंतु यहाँ तो हिंदी में तो सभी की गणना होती है सर, आठों की। ठीक है, संबोधन को नहीं माना जाता। क्या कोई और भी है जिसको कारक नहीं माना जाता? जी सर, एक उनमें जो अपना है ना, कर्ता ने कर्म को पूर्ण से संबोधन प्रदान से सुन पाके थी, संबंध को भी सर उसमें स्वीकार नहीं किया गया है। कारण बता दीजिए, क्यों ऐसा करते हैं कि उसको क्यों काउंट कर रहे हैं पर बीच में से हटा देते हैं उसको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर ये संस्कृतम का विषय है, इस कारण से सर मैं इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा अभी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको स्पष्ट करूंगा यदि किसी की तरफ से प्रश्न आता है कि अभी तो मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। संबंध को कारक न मानने के पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसके पीछे कारण भी हैं। एक्चुअल में क्या है, कारक कहते पता है किसे हैं? कारक कहते हैं जो क्रिया को करवाने में सहायता करता है। जी बिल्कुल सर। अब षष्ठी जो होती है वो शेष अर्थ में होती है, अर्थात षष्ठी जैसे एक हमने बोला राम का पुत्र जाता है, तो जाता कौन है? पुत्र। जी सर। तो पुत्र क्या हुआ? वो संबंध है सर उनका। नहीं, पुत्र क्या है? राम जाता है, इस वाक्य में पुत्र का कारक क्या है? राम का पुत्र जाता है। हाँ जी। पुत्र तो सर उनका संबंध से ही हो गया सर, राम का पुत्र है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राम जाता है, इस वाक्य में पुत्र का कारक क्या है? कारक कम सर, कम। कर्म तो नहीं है सर, आप ध्यान से सोच के बोलिए। क्रिया जो हो रही है सर, क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होता है? कर्ता होता है सर। जी, तो पुत्र कर्ता क्यों नहीं होगा? राम का पुत्र जाता है सर, पुत्र जा रहा है तो फिर कर्ता वही हो गया, जाने वाला कर्ता है सर। हाँ ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, राम क्या है फिर? राम का पुत्र, राम तो सर उसकी सहायक हो गया, कर्ता का। कर्ता का क्या है? सहायक। सहायक। सहाय नाम का कौन सा कारक होता है? सहायक है सर, कर्ता कारक तो ये पुत्र हो गया, इसमें एक साथ ही सम्मिलित पंक्ति में आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सी आपको अस्पष्टता है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। राम यहाँ पर है संबंध, और संबंध कारक नहीं होता है, तो इसी वाक्य से मैं स्पष्ट करता हूँ आपको। राम का पुत्र जाता है, मान लीजिए राम जो है न हो, तो क्या पुत्र जा सकता है कि नहीं? जा सकता है ना? जी बिल्कुल सर, समझ गए। जी तो सर, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये निकला कि राम जो है केवल संबंध स्थापित कर रहा है पुत्र के साथ में, क्रिया को करवाने में राम का कोई मतलब नहीं है। और कारक उसे कहते हैं जो क्रिया को करवाता है, तो इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं। ये इसके पीछे बड़ा कारण है। जैसे सर गुरु का शिष्य पढ़ता है तो वो शिष्य वो करता है ना। हाँ, शिष्य करता हो गया, और गुरु संबंध है, और संबंध जो होता है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, वो कारक नहीं माना जाता है। ये इसके पीछे कारण है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जी सर। अमीय शब्द का पर्यायवाची मुझे बताइए। अमीय शब्द अमृत है, पेय है, अम्य है, अमृत है। हाँ, बहुत अच्छा। पीयूष भी है क्या? पीयूष है सर, बिल्कुल है। और प्रभात? प्रभा नहीं है सर। प्रभात किसका है? प्रभा सर कांति का, चमक का। अच्छा, ज्योति का। ठीक है, बहुत अच्छा है। संधियों में ये बताइए कि यण संधि की परिभाषा बता सकते हैं? जी सर, जब किसी ई स्वर के सामने आ या एस मान आ जाता है तो सर वहां यण संधि का नियम लगता है। जैसे कि सर अति धन अधिक, अत्यधिक। ई उ के सामने ए या आ का आ जाता है तो सर वो मेल होकर के और यण संधि का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अच्छा, इसमें यण क्या चीज है? इतना गहरा तो सर माफी नहीं, आप चलिए कोई बात नहीं है।
यण जो है वो एक संस्कृत का प्रत्याहार है, क्योंकि आप संस्कृत भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी टीजीटी केवल हिंदी। अच्छा, संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है आपका थोड़ा सा भी? थोड़ा बहुत है सर। मैंने जरूर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में हमारे सेकंड लैंग्वेज के रूप में लगता है, तो वहां सर मैंने इसका अध्ययन किया है। अच्छा, चलिए। नहीं, संस्कृत का ही शब्द है, इस वजह से आपको शायद नहीं पता है। वासर शब्द का क्या अर्थ होता है? वासर सर समय का ध्यान रखते हुए अभी अच्छा सर, 5 मिनट दिया गया है क्या मुझे? नहीं सर, मतलब 5, 7, 10 सवाल पूछकर फिर हम अगले अच्छा, ठीक के पास फिर ठीक है। नए कैंडिडेट आते रहेंगे। 8 बजे तक हम सर का ये कर लेना चाह रहे हैं सर, मैक्सिमम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा ये अंतिम सवाल है सर, आप से मैंने पूछा वासर शब्द का क्या अर्थ है? वासर शब्द दिन को कहा गया सर। वासर मतलब दिन, और वायस 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 सर मेरे थोड़ा धुंधली स्मृति में आ रहा है कि सर वायस वायस कौवे को कहते हैं, कौवा। कौवा सर, काक को कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद घनश्याम सर, आप जी सर कंटिन्यू कीजिए सर। मैं अपने व्यूवर्स से कुछ कहना चाह रहा था। तो जब भी आप अगर मेरे मोबाइल नंबर देखेंगे नीचे, जब आप पूछेंगे कि सर हम कैसे जुड़े, तो वहाँ मैं अपने मोबाइल नंबर लिखता हूँ। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, दोनों चीजें की जा सकती है। लेकिन कॉल बहुत बार अटेंड नहीं होगा, स्कूल में होंगे, क्लास में होंगे तो अटेंड नहीं होगा, तो आप वहाँ मैसेज करिए। जब हम किसी को भी मैसेज करते हैं, और क्योंकि हम सब शिक्षक हैं, और यही सोच के हमने ये काम शुरू किया है कि हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें शिक्षक से डील करना है। तो शिक्षक क्या करता है, नमस्ते नमस्कार लिखकर उसके बाद अपना परिचय देता है। 2 या 3 बार जब हम परिचय पूछते हैं, तो फिर औरों का पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार अब 3 से 4 5 मिनट ऐसे खर्च होंगे, फिर वो एक मैसेज 1000 मैसेज के नीचे चला जाएगा। इतने सारे मैसेज अभी मैं चेक कर रहा हूँ। और तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अगर आप टू द पॉइंट मैसेज लिख कर देंगे, तो आपसे जल्दी संपर्क किया जा सकेगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं गोदारा सर, बहुत बढ़िया। आपका ज्ञान देखकर मैं तो लिख चुका हूँ कि भक्ति, नीति, श्रृंगार, ज्ञान, बहुत बढ़िया सर। अगले हम हमारे पिंकी मैम के पास। पिंकी मैम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हाँ सर, मुझे ये बताइए, आपने ये आरटीई एक्ट 2009 तो पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा उसके बारे में, तो सुना है आपने इसके बारे में? जी मैं बीच में कोई कॉल आ गया तो माफी चाहूंगा, आवाज आई नहीं पूरी सर मैम। जी, आरटीई एक्ट 2009 जो आया था उसके बारे में आपने सुना होगा। जी मैम बिल्कुल। हाँ, उसमें बताइए कि बच्चे और शिक्षक का अनुपात कितना तय किया गया था? जी मैम, उसमें प्रारंभिक शिक्षा और जो 1 से 5 तक और 1 से 8 तक अलग अलग किया गया मैम। उसमें 1 से 5 तक 1:30 किया गया, जबकि 6 से 8 तक मैम 1:35 किया गया है। जी, सही है, इतना ही था, और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रथम लेवल पे इतना ही था। अच्छा, इसमें प्राइवेट स्कूलों में इसके लिए कितने % सीट रिजर्व की जाती है? जी 25% सीट आरक्षित होती है मैम। ठीक है। अच्छा, अभी मैं कुछ थोड़ा साहित्य से पूछ रही हूँ प्रश्न, ठीक है? तो अभी ये बताइए, आपने सुना होगा हिंदी साहित्य में गीति काव्य किसे कहते हैं? गीति काव्य? जी जी मैम, गयात्मक है जिसमें लेख को प्राण तत्व माना गया है, वही गीति काव्य है। ये दोबारा बताएंगे एक बार, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? गीति काव्य जिसमें लयात्मकता है, जो कविता का प्राण तत्व माना गया लेख को, अर्थात जो रागात्मक है उन्हीं को गीति काव्य कहा गया है। आपके कहने का मतलब जो गाया जा सकता है। जी मैम। तो देखिए, ऐसे तो हम सारी कविता गा सकते हैं, आपका कहने का मतलब हर कविता गीति काव्य है? जी जी मैम, मैं जहां तक इसमें सुन रखा है मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बाकी माफी चाहूंगा, मेरी तरफ से नहीं बताया मैम। मेरे गुरुजी ने एक बार ऐसा गीति काव्य के संदर्भ में मैंने कोई क्वेश्चन किया तो मैम उन्होंने बोला कि जहां तक संभव हो यही लगता है। अच्छा, नहीं देखिए, ये 90% सही है कि जो गाया जा सके उसे ही हम गीति काव्य कहते हैं, लेकिन इसे इसकी एक शर्त होती है कि इसमें भावानुभूति होती है और व्यक्तिता उसका जो होता है भरमार होती है, तभी हमारा वो गीति काव्य कहलाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने एक अस्तित्ववाद सुना है,
ये साहित्य में प्रयोग होता है शब्द, ये क्या है? जी मैम, जो खुद का वजूद या अस्तित्व जो रखता है, सार्थर पाश्चात्य जो महोदय हुए, उन्होंने कहा है कि जो अपने खुद के अस्तित्व या किसी बिना सहारे के, बिना किसी अवलंब के जो कुछ भी किसी कार्य को संपादित किया जाता है, वही सर जी मैम अस्तित्ववाद कहलाता है, और ये सार्थर का दिया हुआ अस्तित्ववाद नियम है मैम। इसमें मुख्य कौन होता है, किसे माना जाता है मुख्य? इसमें मुख्य मैम जो कर्ता होता है, जो खुद जो अस्तित्व रखता है या अपना वजूद रखता है, उसी को माना गया है। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मान लीजिए मेरा कोई दर्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या मुख्य होगा? आपका दर्शन उसमें मुख्य क्या होगा? किसी का भी मान लीजिए, मैं कहना चाह रही हूँ एक विचारधारा है, तो उसमें अगर हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं अस्तित्ववाद में जाके, किसी भी चीज को, किसी भी थॉट को, किसी भी दर्शन को, तो उसमें हम अस्तित्ववाद उसे कब कहेंगे? मैं ये समझना चाह रही हूँ, मैं आपके आंसर से नहीं समझ पा रही हूँ वो। जी मैम, ताज़ा मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का विषय है, और ये मैम अभी मैंने किसी पाठ्यक्रम में तो मेरे लगता है इसमें देखा नहीं, लगता नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने रहस्यवाद तो सुना होगा ना, रहस्यवाद पढ़ा भी होगा? जी बिल्कुल मैम जी। हाँ, तो रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद तो आत्मा परमात्मा का जो मैम अस्तित्व है, वही रहस्यवाद है, और दर्शन के साथ में रहस्यवाद, जैसे माधवी वर्मा का रहस्यवाद है, कबीर जी का भी रहस्यवाद है, जिसमें आध्यात्मिक है और मैम एक ऐतिहासिक। हाँ, आपने देखिए जैसे आपने ही बता दिया, दोनों में यूज हुआ है रहस्यवाद, महादेवी में यानी छायावाद में भी हुआ है और मध्यकाल में भी हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क था? दोनों में हुआ है, दोनों को हम मानते हैं, लेकिन एक मुख्य फर्क था उसमें, मुख्य अंतर क्या था दोनों के रहस्यवाद में? जी मैम, ये तो आत्मा परमात्मा के संबंध में, परमात्मा के संदर्भ में जो बात है किसी अन्योक्ति में कही गई हो, कबीर जी उल्टबासी में, वो रहस्यवाद भक्ति काल में है, और मैम जो प्रकृति के संदर्भ में जो भी गुण भाव छुपा है, वो महादेवी वर्मा जी का रहस्यवाद है। चलिए ठीक है। ये बताइए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास, कालिदास जी को। जी मैम। हेलो मैम। हाँ सॉरी, मैं ये कह रही हूँ एक शब्द होता है निरुत्तर, उसकी उसका संधि विच्छेद कीजिए, कैसे होगा निरुत्तर का? जी मैम, नी है, उत्तर होता है, विस्तृत संधि है। ठीक है। अच्छा मेरा लास्ट प्रश्न है कि ये जो हमारे हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत जो होता है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भ्रमर गीत का प्रयोग हमारे साहित्य में इसका सबसे इस परंपरा का की शुरुआत किसने की थी? जी मैम, सूरदास जी का ही प्रसिद्ध है, पढ़ते हैं। हाँ उन्होंने ही की थी, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? जैसे इन्होंने तो किसी ने इसे उपालंब काव्य कहा, किसी ने भ्रमर गीत, तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने एक नाम दिया था, वो क्या था? जी मैम, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, बाकी दिया जरूर था, पढ़ा हुआ भी है मेरा। और चलिए कोई नहीं, इसे ध्वनि काव्य उन्होंने नाम दिया था। याद आ गया मैम, बिल्कुल याद आ गया मैम। हाँ ठीक है सर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि अभी हम लोगों से उम्मीदें बहुत सारी बढ़ गई है, अब मैसेज जब आते हैं, कॉल जब आते हैं, तो और हमने ये शुरू जब किया था, ये भी मैं व्यूवर से ही बता रहा हूँ, हमने जब ये शुरू किया था तो हम बस तैयारी करवाना चाह रहे थे कि हमारा जो अनुभव है वो हम साझा कर सकें उन लोगों के साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं, या जिनको हमसे उम्मीदें हैं, या जो हमारे रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं उनसे। फिर वो संख्या बढ़ती गई, और वो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर हम यहाँ ले आए। उस स्तर को हेलो। हम बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और उस स्तर के अनुसार अब हम और अच्छे प्रश्न पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उद्देश्य सिर्फ ये है कि कंफर्ट फील करवा के थोड़ा सा हम वो माहौल दे सके जिस माहौल की उम्मीद पार्टिसिपेंट करते हैं, ऑनलाइन ही सही। अब मैं सीधा हमारे आरती में घर से फोन है, करूंगा बात करेंगे, क्या बात है, तो चलिए। आरती में नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। सर मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था?
मैम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जी सर। तो जीन पियाजे ने स्कीम और स्कीमा 2 शब्दों का प्रयोग किया। इनके बारे में बता पाएँगे सर? जी। किया जाता चलिए। है, उसको स्कीमा कहा जाता है। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में कोई फ़ोन आ गया। हाँ जी सर। इस स्कीमा मैम स्कीमा मैम जो किसी बाह्यवाद ज्ञान को अंतर्निहित ज्ञान से जोड़ करके और जो अधिगम किया जाता है, वो जीन पियाजे ने स्कीमा माना है। और स्कीम क्या है सर? स्कीम में मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी पढ़ा है चलिए, मैंने इनको। कोई बात नहीं सर। इन्होंने 2 टर्म्स और दी थी, एक अनुकूलन और अनुकूलन में आत्मसातीकरण और असमंजन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इनमें क्या डिफरेंस है सर? जी मैम, एक तो इसमें जो अनुकूलन है, जो किसी प्राणी या किसी व्यक्ति के जो अनुसार होता है या उसमें वो ढल जाता है या विपरीत परिस्थिति में वो उनके अनुसार सहज हो जाता है, वो तो उनकी भाषा में मैम अनुकूलन कहा गया है। और असमंजन होता है मैम जिसमें वो किसी प्रकार से सामंजस्य में नहीं है, संतुलित नहीं है या उस क्रिएट माहौल को अपने अनुसार ढाल नहीं पा रहा है। जी सर। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है सर? जी मैम, महोदय स्किनर का जो उदाहरण देना चाहूँ तो उन्होंने सीखने में अभिप्रेरणा को ही जड़ और नींव माना है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। यहाँ तक कि मैम जो प्राणी सीखता है वो मोटिवेशन से सर्वाधिक सीखता है, यानी अभिप्रेरणा से सर्वाधिक सीखता है। और इस अधिगम के सोपान में अभिप्रेरणा को सर्वोत्कृष्ट रखा गया है। आप अपनी कक्षा में अपने छात्रों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे? जी मैं 2 तरह से अभिप्रेरित करूँगा कि एक तो जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द अधिगम कर रहे हैं और बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको और मैं जो पुरस्कृत करके और सबके सामने धन्यवाद या शाबाश दे करके और मैं उनका और ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई करके और जो कम सीख रहे हैं, धीमी गति से अधिगम कर रहे हैं और थोड़ा उनकी बजाय जिसको हम राइजिंग लर्नर कह सकते हैं मैम, तो उनको और ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगा कि आप भी अच्छा कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हो और आप भी कम नहीं हो। तो इस तरह से मैं पुरस्कार के माध्यम से, शाबाश या धन्यवाद के माध्यम से और सामूहिक रूप से उनको अ, बढ़िया तरीके से मैं उत्साहित करके कर सकता हूँ। जी मैम। जी मैम। जी सर। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है सर जो बहुत ही आलसी है और आए दिन आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी मैम, जी, बिल्कुल। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी मैम, जी। जी, मैम आ रही जी है। सर। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है सर जो बहुत ही आलसी है। जी मैम। जी। और वो विद्यार्थी आए दिन अपना जो गृह कार्य है वो करके नहीं लाता। जी और मैम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? जी मैम, साइकोलॉजिकल एक रूल या मेथड होता है मनोविज्ञान में, पहले निदान का अर्थ होता है कारण, अर्थात मैं उसका कारण जानूँगा कि क्या ऐसा कारण रहा है या कारण है जिसकी वजह से ये विद्यार्थी इतना आलसी है या गृह कार्य समय पर नहीं करता है या दिया हुआ कार्य नहीं कर पा रहा है। तो मैं उनका कारण जानूँगा। यदि ऐसा कुछ कारण है कि उनको घर के काम में लगाया जा रहा है या अतिरिक्त काम घर में करवाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं उनके अभिभावक से भी संपर्क करूँगा और अन्य मेरे वो सहकर्मी। आलसी है सर। जी, जी। जी मैम, आलसी है तो बच्चे मैं को काम आता है लेकिन आलस के कारण वो काम नहीं करके आ रहा है। पेरेंट्स भी अभिभावक भी उससे बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैं उन बच्चे को और ज़्यादा अकेले में लेकर के और उनको समझाऊँगा और ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण दूँगा जिसकी आलसी व्यक्ति जो बेहतरीन कर पाएँ या आलस्य के जो अवगुण है वो बताऊँगा। आलस्य दरिद्रता का घर है, आलस्य बेटा मत रखो, आलस्य से बेटा तुम्हारे देखो वो साथी जो तुम्हारे जितना ही मतलब पढ़ लिखने वाला है, उनको सुविधा आपसे कम मिली हुई है, आपको इतनी ज़्यादा सुविधा मिली हुई है। ऐसे करके मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट करूँगा और उस पे मैं केस स्टडी करूँगा, उसकी उस पे नज़र ज़्यादा रखूँगा, उसका पूरा ध्यान रखूँगा और उसको जहाँ तक होगा हमेशा के लिए मैं अपनी जैसे वो कह सकते हैं कि व्यू में रखूँगा। जी सर। नो डिटेंशन पॉलिसी कि 8वीं कक्षा तक हमें जी, विद्यार्थियों
को जी मैम। डिटेन नहीं करना है, फेल नहीं करना है। ये जो पॉलिसी थी सर, ये किसके अंतर्गत थी? ये आरटी के तहत थी मैम। तो सर ये क्या ठीक है या आप इसमें नहीं, कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें क्या बदलाव लाना चाहेंगे? इसमें बदलाव लाना चाहिए मैम, क्योंकि जब बच्चे को ये ज्ञात रहता है और वो अच्छी तरह से समझ आता है कि खेल तो कोई करने वाला है नहीं, तो मैम वो उसी दिशा में फिर उसी हिसाब से पढ़ेगा और उस तरह से ढल जाएगा और पूरी तरह से मतलब पढ़ाई के प्रति कह सकते हैं कि नगण्य भाव हो जाएगा उनका। और मैम वो किसी प्रकार का उसमें वो भाव नहीं बन पाएगा, जो एक स्कोर से या बेहतरीन परीक्षा फल से या सबको पास करने के भाव से आता है। तो इसमें ज़रूर निस्संदेह बदलाव होना चाहिए मैम। और सभी विद्यार्थियों जैसा कि ये 8 तक का जो नॉन फेलिट वाला सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद मैम। कल्पना मैम के पास जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे सभी पैनलिस्ट हैं वो अब फीडबैक तैयार रखेंगे। और गोदारा सर, आप भी लिख लीजिएगा, अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप तब तक व्यवस्था कर लीजिएगा। अगले राउंड में सभी अपना अपना फीडबैक लेकर आएंगे। और कल्पना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हंसराज जी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद मैम। इसी तरह से अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जी मैम। इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सकारात्मक। और कई चीज़ें जो नहीं भी आ रही हैं, आप उसको बता कर के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरे शायद नॉलेज में नहीं है या मैं ऐसा नहीं पढ़ पाया हूँ या नहीं जानता हूँ। तो ये चीज़ भी ठीक है कि हमारी कमी भी हमें स्वीकारनी है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं स्वीकारनी है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम उत्तर दें। सर, मैंने आपका बायोडाटा देखा। आपने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से अपनी जो पढ़ाई है वो की है। जी मैम। तो बीकानेर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे या जी आप कितना बिल्कुल। जानते हैं बीकानेर को? बीकानेर जी मैम हमारा जंगल प्रदेश कहलाता है और यहाँ पर गंगा सिंह जी नाम के एक बहुत ही बेहतरीन शासक हुए हैं जो गंग नहर लेके आए थे, जिसके कारण उनको मैम राजपूताना का भागीरथ कहा जाता है। और सन 1927 में वो गंग नहर लेके आए थे और मैम यहाँ पर गंगा रिसाला की उन्होंने स्थापना की थी। वो एकमात्र शासक थे जिनके लिए विशेष थे गोलमेज सम्मेलन भी उनको बुलाया गया था। और इसके अलावा मैम हमारे बीकानेर में करणी माता का मंदिर जो सफेद चूहों के लिए जानी जाती है, वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ गजनेर पैलेस भी बेहतरीन शोभा का परिचायक है। और मैम जूनागढ़ है जिसको जमीन का जौहर कहा जाता है, वो भी एक प्रसिद्ध किलों में से एक है। और मैम यहाँ पर जो बीकानेर की विशेष जो स्थान है वो भुजिया और रसगुल्ले हैं, जिनको जीआई टैग मिला और विश्व भर में प्रसिद्ध है मैम। और इजाजत तो मैम रसगुल्ले यहाँ के क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, बताएँगे कुछ? क्यों यहाँ की भुजिया क्यों प्रसिद्ध है? मैम यहाँ पर जितने भी सैलानी आए या बाहर से जो भी अन्य प्रांतों से जो यहाँ आए और उन्होंने जब यहाँ का जायका चखा, तो मैम उनको लगा कि हमारे भी ऐसे हलवाई कारीगर ले जा करके और अपन बेहतरीन ये इस तरह का जायका प्राप्त किया जा सकता है। किंतु मैम वहाँ ऐसा जायका स्वाद चखने को नहीं मिला। तो उन्होंने कारण जाना तो कि सुनने में आया, देखने में आया और ये भी जाना कि यहाँ का जो हवा आब है या पानी हवा आब है वो ऐसा है कि इसमें जायके को 4 गुना बना देते हैं। और हमारा बीकानेर में मोठ उत्पादन में भी भारत में प्रसिद्ध है। तो यहाँ का मोठ भी इस क्वालिटी का होता है कि भुजिया का जायका अति स्वादिष्ट होता है। फिर यहाँ से पानी और वो भी लेकर के गए, हलवाई लेकर गए, किंतु बाद में निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ की जो हवा आब है वो इस तरह का है कि यहाँ पानी इस तरह का है, जलवायु इस तरह की है कि जो इस भुजिया और रसगुल्ले के लिए अनुकूल है। तो इसका इज़ाद किसने किया था? इसका इजाद डूंगर सिंह ने किया था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, करणी माता मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जी मैम, करणी माता मंदिर काबों के लिए प्रसिद्ध है। और इन बीकानेर के जूनागढ़ की नींव जो लगाई थी वो करणी माता के हाथ से लगाई गई है। और मैम कहा जाता है कि वो गंगा सिंह जी को साक्षात दर्शन देती थी, किंतु बार-बार दर्शन की मर्यादा के कारण उन्होंने बताया कि ये अति उल्लंघन होने के कारण मैं आपको चील या काबा के रूप में दर्शन दूँगी। उसके बाद में मैम अनुश्रुति है कि वो सफेद काबा के रूप में जिसको दर्शन होता है, वो साक्षात करणी माता का दर्शन माना जाता है। बहुत बढ़िया। आपने जब हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ तो घनश्याम सर ने एक प्रश्न किया था,
यात्रा वृत्तांत को लेकर। जी। तो यात्रा वृत्तांत में आपने बताया लहासा की ओर। जी मैम। आपने पढ़ा है सर, आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आपने पढ़ा भी होगा। जी मैम। तो उसमें बौद्ध पताकाओं के बारे में बताया गया था। जी, जी। तो वो दोनों तरह की किस उपलक्ष्य में फहराई जाती हैं, कुछ बता पाएँगे आप? मैंने पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। बाकी बौद्ध पताके जो उन्होंने जो पांडुलिपियों के बारे में बखान किया है या जो गैंडा शब्द जो गाँठ बाँध करके जो मतलब उसको लिया जाता है वो किया गया और उनकी जो वज़न भरी पांडुलिपियाँ उनका भी मैंने पढ़ा है। सर मेरा प्रश्न सुनिए फिर से। मैंने जी। पूछा है कि वहाँ पे 2 तरह की पताकाओं का वर्णन हुआ था। जी मैम। किस मैम ये दूसरे पार्ट में वो 10th के पार्ट में साना हाथ जोड़ी इस जी पार्ट सर, जी नहीं सर, नहीं सर, लहासा की ओर में ही है सर। जी मैम, मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, नेताजी का चश्मा आपने पढ़ा है और पढ़ाया भी होगा। बिल्कुल मैम। तो सर ऐसा कौन-सा दृष्टांत है उस पाठ में जो आपको अभिप्रेरित करता है? जी मैम, उसमें सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो प्रकरण या बात है वो ये है कि वो देशभक्त जो हालदार जो कैप्टन साहब है, जो कैप्टन चश्मा वाला है, वो कोई किसी तरह का चश्मा नहीं होने के बाद भी सरकंडे का चश्मा लास्ट में अंत में लगा दिया जाता है। वो बात मुझे अति भावुक कर देती है और जब वो चला जाता है मैम, तो वहाँ पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं होने के कारण जो हालदार साहब भावुक होते हैं, उसको देख कर के साधारणीकरण होता है कि मैम हम भी भावुक हो जाते हैं, पाठक भी भावुक हो जाता है। ओके। सर इस पाठ की ही भांति एक शिक्षक के नाते हम बच्चों में किस तरह की मतलब इस तरह के गुणों का विकास करेंगे? क्या कोई एक उदाहरण बता सकते हैं? जी मैम, उदाहरण तो बहुत है किंतु हम जैसे अगर आपको मौका दिया जाए, तो आप बच्चों में इस तरह का कौन-सा विकास कर पाओगे? जी, एक वैसे ये अनुकरण की बात है और मैं उस उनको कैप्टन साहब को देखते जिस प्रकार उनमें ये राष्ट्रभक्ति से वो अक्षुण्ण सराबोर थे या राष्ट्रभक्ति थी उनमें समाई हुई, उसी तरह से हम बच्चों में भी मैम जो अपने राष्ट्रीय धरोहर है राष्ट्रीय जो स्मारक है या जो नेताओं की मूर्तियाँ इसमें जो बूत लगे हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास बनाएँगे और खास तौर से मैम एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उनको छूत जाति का मान करके जो शिक्षा नहीं दी थी और उन्होंने गुरु की प्रतिमा से सीखा था। तो मैम उसी तरह का हम उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा सर, क्रिया विशेषण पढ़े हैं आपने, पढ़ाए भी होंगे। जी मैम। तो क्रिया विशेषण को एक ही सेंटेंस को जो 4 प्रकार हमारे क्रिया विशेषण के हैं, उसमें प्रयोग करके बता पाएँगे सर? एक ही पंक्ति में चारों को? नहीं, एक ही पंक्ति में नहीं, एक पंक्ति को 4 प्रकार से बता पाएँगे? रीतिवाचक में कैसे करेंगे? रीतिवाचक तो मैम ये करेंगे कि एक मोटा आदमी धीरे-धीरे चलता है। धीरे-धीरे चलना क्रिया हो गई, धीरे-धीरे उसकी विशेषता हो गई। तो ये तो रीतिवाचक हो गए मैम। जी। स्थानवाचक? मोटा आदमी सड़क पर धीरे-धीरे चल रहा है, तो ये सड़क स्थान हो गया मैम। ठीक। और मोटा कालवाचक में? मोटा आदमी और उसका जुमला मोटे आदमी की वजह से धीरे-धीरे चल रहा है और मैम समुच्चय बोधक हो गया और नहीं, संबंध भी हो गया। कालवाचक में पूछ रही हूँ सर मैं। अच्छा, कालवाचक में मोटा आदमी सुबह-सुबह धीरे-धीरे टहलता है। चलो बढ़िया। और परिमाणवाचक में अगर ये बात करें तो? परिमाणवाचक में बात करें तो मैम सिर पे ऊंचाई हुई भारी गठरी। ठीक। सर राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कौन-सा है? लोकगीत आओ नी पधारो हमारे देश। अच्छा, आपको कौन-कौन सी भाषा आती है सर? जी मैम, मेरे को राजस्थानी आती है, हिंदी आती है और कुछ राजस्थानी में कौन-सी सर? राजस्थानी में भी कई भाषाएँ हैं, जी बोलियाँ हैं मैम। वहाँ। जी, हमारी जांगल प्रदेश की भाषा जो थली की भाषा बोलते हैं, वो बीकानेरी भाषा है, वो बखूबी जानता हूँ मैं। वैसे पूरे राजस्थान की भाषा मैं समझ लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ मैं। सर अगर आपकी पोस्टिंग बैंगलोर साइड, कर्नाटक साइड में कर दी जाए,
जी मैम। तो फिर कैसे आप उनके बच्चों के साथ में वार्तालाप करेंगे? जी मैम, सर्वप्रथम शिक्षक एक आजीवन शिक्षार्थी होता है और उसको सीखते रहना चाहिए और यही वास्तविक शिक्षक की निशानी होती है। तो मैं बहुत ही जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्राणी होने के कारण जिज्ञासु हूँ, तो मैं हर किन किसी की भाषा को जानना, समझना और उनमें बतियाना मेरी अपनी हॉबी में से एक मानता हूँ। तो मैम सर्वप्रथम तो मैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसको बच्चों के माध्यम से सीखूँगा और फिर उस भाषा के माध्यम से मैं जो अपनी जैसे अंग्रेजी तो मैम साउथ में चलती है, तो अंग्रेजी में भी उसको कन्वर्ट करके और हिंदी तक लाने का भरसक प्रयास करूँगा। ठीक। सर ने कहा था, ये हमारे शायद जितेंद्र सर या नवनीत सर ने बताया आपको कि हम लोग को अगर अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो बच्चों का रुझान है, वो आप अपने किन प्रयासों से सार्थक करेंगे? ऐसे कौन से प्रयास करेंगे? जैसे आपने अपनी रुचि में लिखा है कि आपने गायन-वादन किया है, जी मैम। तो क्या ऐसा कुछ? जी मैम, अभी भी आशानुकूल और जितना हम चाहते हैं उतना रुझान और रुचि बच्चों की हिंदी के प्रति नहीं बन पाई है। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे खास तौर से मैं कहूँगा कि अन्य विषयों के विषयाध्यापक भी है जो हिंदी को एक सरल भाषा के माध्यम से जान करके और खास तौर से हमारे राजस्थान में पास मार्किंग का इनको मानते हैं कि बच्चे हिंदी में बिना किसी शिक्षक की सहायता से भी पास हो जाते हैं। तो इस धारणा को मैं खंडित करते हुए मेरा मानना है कि एक विषय बेहतरीन विषय है और एक भाषा के साथ में राजभाषा की और मैम ये हमारे सबकी परस्पर जो मतलब बोली जाने वाली है, तो इसको हम गहरे जो कविताएँ उसको लय और राग और खास तौर से संगीत के माध्यम से मैम बच्चों को बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं, खासतौर से अंताक्षरी के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से और मैं जो शब्दकोश से का जो ज्ञान देकर के इसके अलावा मैं विभिन्न प्रकार की जो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है, जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ हैं, भाषण प्रतियोगिताएँ हैं, गायन प्रतियोगिताएँ हैं, साहित्य गतिविधियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मैम सम्मेलन है जिसके माध्यम से हमें हिंदी में बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि जागृत कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी प्रश्न, आप ही के जो स्वरवृत था उसमें लिखा हुआ है आपने गायन का, गायन में आपकी रुचि है, तो कुछ भी 2 पंक्तियाँ आपकी पसंदीदा गाने की गाकर दिखाएँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जले में कमल का फूल बहुत बढ़िया सर, रहे। बहुत बढ़िया सर। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी हंसराज जी, जी ये हौसला बनाए रखें अपना। धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैम। जैसा कि परंपरा बना रखी है हमने कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो भी सवाल पूछेंगे। आज शुरुआत में मैं बताना भूल गया, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं, निशा मैम, स्वीटी मैम, अर्चना मैम, प्रतिभा मैम, रेणु मैम, दीपिका मैम, सोनम मैम, तो उनमें से कोई एक, तो कोई भी माइक ऑन कर लीजिए, बाकी मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। 1 या 2 सवाल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गए ना, ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। तो 1 या 2 सवाल, इनके तुरंत बाद हम फीडबैक लेना शुरू कर देंगे। जी, सोनिया मैम भी जुड़े हुए हैं। सोनिया मैम पूछेंगे एक सवाल? नहीं, कोई नहीं पूछ रहा तो मैं आगे चल रहा हूँ फिर। कहेंगे सर पहले तो बताया नहीं हमने सवाल, अरे इतने सारे सवाल तो तैयार करवा दिए आप लोगों को, एक सवाल पूछना है उनमें से बस। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये रीत है जो भी हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं, अगले मॉक इंटरव्यू में उनको मौका मिलता ही है सवाल पूछने का। आज मैंने शुरू में नहीं बताया तो शायद वो तैयार नहीं है, फिर भी बीच में अगर तैयार हो जाते हैं फीडबैक के बीच में तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज देख लूंगा। मैसेज बॉक्स में यही गूगल मीट पर करिएगा, कहीं मेरे व्हाट्सएप पे कर रहे हो आप, अभी व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं लेकिन उसको देखने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। सीधा फीडबैक के लिए हम आते हैं जितेंद्र सर के पास। जितेंद्र सर। जी सर। हंसराज सर, आपने सवालों के जो जवाब है बहुत अच्छे तरीके से दिए। मुझे आपका जो आत्मविश्वास है बहुत अच्छा लगा और आपके जो ज्ञान का भंडार है वो भी काफी हद तक जो एक टीचर में होना चाहिए उसके हिसाब से है। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा और इससे वो अवेयर भी होंगे
और जो उनमें कमियां हैं वो दूर भी हो जाएगी। तो बस यही है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बस अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। वाह, ऐसे ही कम कम शब्दों में और आते रहे। सर नवनीत सर। जी सर। हाँ सर, आपको सबसे सबसे पहले तो मैं आप बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है धन्यवाद सर, आभारी हूँ। और मैं आपको कुछ बातें ये बताना चाह रहा हूँ फीडबैक के रूप में। जी, सर। सर्वप्रथम तो ये कि व्याकरणात्मक प्रश्न और जो वस्तुपरक प्रश्न होते हैं उनका जवाब कम शब्दों में देने का प्रयास करें। जी सर। और व्याख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपका मत पूछा जाता है, आपकी राय पूछी जाती है, उन प्रश्नों का जवाब भी आप जो है बहुत ज़्यादा ना करें, उसको अपना तथ्यात्मक और सारगर्भित रखें। जी ठीक है, सर। क्यों इसका प्रभाव एक पड़ता है। और जिस विषय पर आपको ज्ञान नहीं है तो उसको स्पष्टतः स्वीकार कर लें कि ये जो है मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जो है बताएंगे कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक मित्र भाव से ऐसा बोल रहे हैं, तो उस समय तो मैंने आपको बता भी दिया था कि ये गलत है और ये इस तरीके से है, मगर वहाँ पर बताया कुछ नहीं जाता है, वो नोट हो जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गलत जवाब दिया है और आप सोचेंगे हमने मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है और वहाँ पर थोड़ा सा वो माइनस पॉइंट में चला जाता है। तो आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बहुत अच्छा है आपका, आपकी गायन शैली बहुत अच्छी है, ये भी एक आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आपका ज्ञान जो है सार्वभौमिक है। थोड़ा सा व्याकरण और जो तथ्यात्मक ज्ञान है, क्योंकि 10th कक्षा में व्याकरण है, तो बच्चे ना उसमें छोटी-छोटी चीजें पूछ लेते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा और स्पष्ट कर लें। बाकी आपका जी सर, व्याकरण आपने संस्कृत की पूछ ली, संस्कृत में सर थोड़ा भिन्नता है। संस्कृत का नहीं पूछा था मैंने, इको यणचि यण संधि पूछा था और यण का अर्थ मैंने पूछा था। और यण का अर्थ जब आप यण संधि पूछते हैं ना, तो यण का अर्थ बच्चा पूछ सकता है कि भाई यण क्या है, यण संधि ही क्यों कह रहे हैं, मतलब के कारण क्या है। सर सूत्र मुझे याद है और स्वरों में दीर्घ स्वर संधि भी याद है सर, वो सूत्र तो मुझे ध्यान में था, बट ये हाँ, यण मतलब क्या है, ये प्रत्याहार है, हालांकि संस्कृत से आया है, परंतु बच्चे के परिप्रेक्ष्य में यदि बच्चे ने पूछा और आप यण जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वो मुश्किल पड़ जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा व्याकरणात्मक चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपकी व्याख्याएं अच्छी हैं और सटीकता भी अच्छी है। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। घनश्याम सर। बहुत धन्यवाद सर। पिंकी मैम। जी सर, ये हंसराज सर, आपका सबसे ज़्यादा अच्छा जो मैं कह सकती हूँ कि पूरे इंटरव्यू का निचोड़ जो मैं कह सकती हूँ, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छे से आपने सभी आंसर किए हैं और मुझे तो सब सही लगा, अच्छा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ कमी आपके इसमें नज़र आई, हो सकती है बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको या फिर पैनलिस्ट को नज़र आई हो उनको मुझसे ज़्यादा पता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा आपका आत्मविश्वास था और बाकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। 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 आरती मैम। आरती मैम। चलो तब तक हम कल्पना मैम से बात कर लेते हैं। कल्पना मैम। जी सर। जी हंसराज सर, जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा था और अपनी भूमि से जुड़े हुए सवालों को तैयार करके जाना, क्योंकि वो क्या पूछते हैं वो आपका बायोडाटा पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। आपकी नॉलेज वहीं पर पता चल जाएगी कि आपने कितना अपने आप को और अपने अड़ोस-पड़ोस को जाना है, क्योंकि जब हम भी सिलेक्ट हुए थे, उस टाइम भी हमसे भी ऐसे ही कुछ पूछा गया था और जो मैंने प्रश्न किए हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे प्रश्न किए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बेसिक जानकारी भी हमसे लेना पसंद करते हैं। सर ने कहा ग्रामर की बात जो व्याकरण की है, बिल्कुल सही है। 6th से लेकर 10th तक में जो व्याकरण चल रही है, वो एक-दूसरे से संबंधित है। लेकिन जब पद परिचय की हम बात करेंगे ना, तो वो सारा निचोड़ जो 6 से 10 तक का है, वो उसमें आ जाता है और वो हमें पूरी तरह से बच्चों को बताना पड़ता है, क्योंकि उसी से उनके भविष्य की नींव तैयार होती है। ठीक है? तो व्याकरणिक तौर पर जो भी 6ठी से लेकर 10वीं तक का है, वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना, उनकी छोटी-छोटी बातें वो भी याद रखना और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं सर। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद मैम। आरती मैम। शायद आरती मैम है नहीं सर। आरती मैम है तो सही सर, लेकिन जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आज। आ गई मैं। जी मैम जी। फीडबैक के लिए मैम बात कर रहे थे। सर आत्मविश्वास जो है, हाँ जी सर। सर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है सर आपका, इसे बरकरार रखिए और भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मेरा एक सुझाव है सर आपको, सर ने आपसे यात्रा वृत्तांत के लिए पाठ का नाम पूछा और आपने ल्हासा की ओर बताया। तो इसमें जो उच्चारण था सर आपका वो गलत था, तो इसे थोड़ा-सा देख लीजिएगा सर। ओके, जी मैम। जी, ये ल्हासा है, आपने शायद कुछ और बोला था। जी और मैम। एक चीज़ और सर, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बोलते वक़्त आपकी जो स्पीड थी, अगर आप उसे थोड़ा-सा कम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी मैम। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है। बहुत सारे कहते हैं, सब यही कहते हैं। मुझे यहाँ इस एरिया में भी मैम इसी के लिए कहते हैं सारे कि मेरी स्पीड है मैम, और मैं थोड़ा हाँ उतावलेपन से जी। बोलता हूँ। मेरी आदत में है मैम, अभी नहीं, मेरी आदत में मैं बात करता हूँ मैम, किसी से चर्चा करता हूँ या आपस में बात करता हूँ तो भी स्पीड है मैम। थोड़ी आदतन हाँ होगी, जी। मैं प्रयास करूँगा मुझे मैम। भी ऐसा लगा सर कि स्पीड जो है वो ज़्यादा है, आप इसे थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैम आपकी 16 आना सत्य है बात, ये है मेरे में। पर मैं सही जी सर, भई मैं इस पे मैं जी सर, बात कर रहा हूँ उस पे। आगे के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं इसे वाइंड अप कर देता हूँ। अगले जो भी मैम आएंगे वो अपना, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है कि किन मैम का साक्षात्कार होना है या किन सर का होना है, तो आप व्हाट्सएप पे भेजने के साथ ही साथ आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर दीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। आप पूरा स्क्रीन पर आ जाएं। सर अगला जो होगा वो होगा आपकी शंकाएं और आपके सवाल, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सारा निचोड़ बता देता हूँ जो सब लोगों ने बताया ना। मैं लिखता रहा था। ज्ञान के बारे में सबने बताया और इसमें कोई शक नहीं है कि सर बहुत सारा ज्ञान है आपको। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, वो जैसे ही गाने के लिए कहा तो बहुत सारे लोग झिझकते हैं, सोचते हैं क्या गाऊं कैसे गाऊं, और आप तुरंत शुरू हो गए, लय के साथ शुरू हो गए और एकदम मगन। ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे और इस तरह की चीजें होनी चाहिए एक शिक्षक में। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण सवालों को लेकर वो एकदम सकारात्मक था। हर सवाल को आपने सकारात्मक लिया। यही दृष्टिकोण वहां लेकर जाना है, क्योंकि देश भर के बहुत सारे शिक्षक गणों के साथ और जो एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू देने के लिए अभी गए हैं, उन सभी लोगों के साथ जब बातचीत हुई है तो पाया है कि कहीं कहीं कुछ कुछ जगह ऐसे पैनल मिल गए नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के कि उन्होंने उनके पेशेंट्स को चेक किया, और जब वो पेशेंट्स को चेक कर रहे थे तो कुछ इस तरह से बातचीत की कि पार्टिसिपेंट थोड़ा सा मायूस हो के अंक कम हो जाते हैं। तो वहां आपने मायूसी नहीं दिखी, और ये चीज हर व्यक्ति को रखना है कि वहां अगर वो कुछ ऐसा सवाल भी पूछ रहे हैं जो गलत है, हमें पता है गलत है, तो उसे सही करने का तरीका हमें आना चाहिए। एकदम शांत भाव से पूरा सुनना होता है। और फिर ये चीज मुझे अपनी लगी, और बहुत सारी चीजें जो अपनी बातचीत हुई थी ना, पहली या दूसरी बातचीत, उसको देखते हुए मुझे आज तो बहुत बेस्ट लगा आपका। इसके अलावा आत्मविश्वास के बारे में सबने बताया ही, और कुछ सुधार की चीजें भी हैं सर, जो मुझे लगी कि इन चीजों में थोड़ा सा अगर हम और सुधार कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे जी सर। यहाँ तो कोई बात नहीं, नेटवर्क का या आपका कॉल आना या एक आध चीजें, तो इससे नेगेटिव नहीं जाएगा कुछ भी भाई। हम तो सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं किसी को भी, ये बाकी पार्टिसिपेंट के लिए भी है, जो यूट्यूब पर देखेंगे उनके लिए भी है। लेकिन ये मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे शायद कहीं ना कहीं। तो यहाँ हम सभी थोड़ा को मैं बीच में नहीं, मैं बताऊंगा। यहाँ एक और चीज है, धैर्य। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही कोई भी हमारे प्रतिभागी बोल रहे हैं, कोई भी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, तो अब तुरंत वो बात बताना चाह रहे हैं। मैंने इसीलिए ये बात बोली कि मैं यही देख रहा था कि देखो अब तुरंत बोलेंगे, तो ये पेशेंस वहां शो करना है। पूरी बात वो कह चुके होंगे, फिर शांत भाव से उनको बताना है। ये सभी के लिए है। हम सभी में धैर्य की थोड़ी कमी है। और यहाँ क्योंकि अब आप सभी इसीलिए आए हैं कि कुछ ना कुछ सीख कर जाएं,
तो मैं जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू लेने जाता हूँ, या नवनीत सर जाते होंगे, या जितेंद्र सर जाते होंगे, या मैम लोग जाते होंगे, तो सामने वाला वैसे ही पेशेंस कम शो करता है ना, तो नए 2-3 सवाल हम पूछने से हम चुप हो जाते हैं, ठीक है, आप बोल लीजिए। और फिर उसका इम्पैक्ट उनके इसमें आता है सीधा, क्योंकि ये जब अभी ऐसे कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद कैसे करेंगे, ये पहले ही सोचता है, कोई भी पैनलिस्ट होता है ना। तो धैर्य सबसे बड़ी चीज है, दिमाग में रखिए कि हाँ, ये बात मैं अपने सरल शब्दों में सर से बात करूंगा, जैसे ही वो कंप्लीट कर चुके होंगे ना तब। इसके अलावा सर ने बताया कि आप संक्षिप्त, तथ्यात्मक और सार गर्भित, बहुत अच्छी बात मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी, और मैं कईयों को बताता हूँ कि 1 या 2 पंक्ति में अपनी बात खत्म कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि संक्षिप्त रहे, तथ्यात्मक रहे और सार गर्भित। इसके अलावा जो नहीं पता उसको तुरंत, लेकिन तुरंत में भी थोड़ा सा समय लेना होता है, एकदम नहीं कि नहीं पता, थोड़ा प्रयास करें ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं। और हम हर चीज को लेकर ऐसे ही हैं कि जहां हमें लग रहा होता है तो हम तुरंत डिनाई नहीं करते, तुरंत मना नहीं करते, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि अभी हमें नहीं पता। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद हम इसका पता कर लेंगे। व्याकरण के बारे में जैसा बताया, क्योंकि हम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं ना, उस पोस्ट के विषय में थोड़ा सा, ये सभी के लिए है, सब्जेक्ट पढ़कर जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि सब्जेक्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो सब्जेक्ट माने जो आपका सिलेबस दिया था 10वीं के लिए, 8वीं 9वीं, मतलब जो भी आपका था 6ठी से 10वीं का, या 11वीं से 12वीं का पीसीटी के लिए, वो पूरा पढ़कर जाइएगा। वो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे प्रतिभागियों से बात हुई कि सर अभी हम तैयार नहीं, तो आप तैयार होकर आए। होता है मुझसे कि हम क्या पढ़ें, यही पढ़कर आइए, आप कम से कम सिलेबस तो पूरा पढ़कर ही आइए। इसके अलावा सर, अब आपकी सारी शंकाएं और सवाल होंगी, आप हम में से भी किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम जवाब दें। अगर हमें जवाब नहीं पता होगा तो हम अगले वीडियो में जवाब देंगे, या बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो कुछ दिनों बाद पता करके जवाब देंगे। सब कुछ तो हमें भी नहीं पता, इसकी सुविधा देने का एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है सर, अभी आप पूछिए, बताइए सर। जी सर, जी सर, एनईपी 2020 मैंने सर्टिफिकेट भी अचीव किया है, और इसके लिए सर मैंने एम्बेसडर का प्रमाण पत्र भी लिया है। तो सर मैं वहां पर ये लगाऊं तो सर मेरे एक शंका है कि सर जो ये एनईपी के संबंधी आने वाली समस्या है कि पूछ ले, अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनईपी के बारे में क्या समस्याएं आ सकती है, या इसको लेकर के जो शिक्षाविदों के विचार हैं उसमें ये कब तक लागू परिपूर्ण से संपूर्ण भारत में हो जाएगी, या सर इसके भी एनईपी को लागू करने का क्या कारण था, या एनईपी लाना क्यों जरूरी था। सर इसके संदर्भ में मेरी शंका है, इसको किस तरह से एकदम सेटिस्फाइड रिप्लाई किया जाए। एनईपी के संबंध में आप एकदम सटीक जवाब कैसे दें, ये आपका सवाल है। जी सर। यही है ना सर? हेलो, जी सर। कि एनईपी के जी संबंध सर। में जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका एकदम सटीक जवाब कैसे दें, यही ना? आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी सब लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज सबके पास आ रही हाँ, है? सुनाई दे रही सर। जी। तो ये इसका जवाब मैंने हमारे पैनल में से अगर जितेंद्र सर, नवनीत सर, कल्पना मैम, पिंकी मैम कोई देना चाहे तो स्वागत है। जी सर, ये सर आपका प्रश्न यही है कि एनईपी कब तक लागू हो जाएगा? जी सर, वो पूछ ले, जैसे एनईपी के मैं सर्टिफिकेट सर लगाऊंगा, क्योंकि एनईपी में मुझे मिला है सर्टिफिकेट और मैंने इस पे तैयारी भी कर रखी है। पर सर वो कोई ऐसा तार्किक प्रश्न निकाले, जो सर बैठे वहां पे तार्किक पूछ ले पैनल वाले मुझे कि ये इसमें क्या समस्या आ सकती है, इसे लागू करना क्यों, मतलब इसको लाना क्यों जरूरी है, और ये किस कारण से जरूरी था एनईपी 2020 लाना, और इससे बच्चों को क्या विशेष बेनिफिट होगा, इसका केंद्र बिंदु क्या है। इस संदर्भ में मेरी थोड़ी शंकाएं हैं सर। देखिए सर, ये है कि एनईपी का जो निर्माण हुआ है वो काफी समय में हुआ है, और बहुत सारे लोगों के सुझावों को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया पूरी की गई है। 29 जुलाई 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। उसके बाद में देखिए अभी इतना समय हो गया है, पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी यहाँ पौधा भी, अंकुर भी नहीं निकला है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि ये बहुत विशाल कार्यक्रम है और ये लागू होते होते 2030 हो जाएगा। तो इसमें ना, अब जैसे इस बार जो है नई पुस्तकें आनी थी, मगर इस बार नई पुस्तकें नहीं आ पाई। अब इन्होंने 1 साल और ले लिया, क्योंकि नई पुस्तकें एनईपी के अनुसार बनाना, उनको हूबहू धरातल पर उतारना इतना सरल नहीं होता है।
तो ये एनईपी लागू करना बहुत सरल कार्य नहीं है, ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये शिक्षा है और सॉफ्टवेयर की कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर परिपूर्ण तो होता नहीं है। तो जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हम थोड़ा सा लागू करते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे लागू होगी। और जब ये पूर्ण रूप से लागू होगी तो इसमें बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ भी ले सकते हैं, स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। और बच्चों को कक्षा मतलब 3 साल की उम्र से ले लिया गया है, क्योंकि जब पियाजे के अनुसार जो मस्तिष्क होता है ना, बाल मन जो होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्षमता रखता है। तो वो जो है वो मन 3 साल की उम्र में एक परिवार के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर समाप्त हो जाता था। उसको खुला आसमान दिया जा रहा है, ये एफएस लगा करके, फाउंडेशन स्टेज के 5 जो है ना, फाउंडेशन स्टेज में कक्षा मतलब 3 साल से लेकर के 3 वर्षों को बढ़ाया गया, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, उसके बाद में कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय, ये 5 साल का जो है ये फाउंडेशन स्टेज जो है, ये बाल मन को खुला आसमान देने के लिए है। वो बच्चों के साथ में रहेगा और वहां पर खुला आसमान देखेगा तो उनके साथ में सीखेगा, इसीलिए इन 3 सालों को बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से व्यापक प्रक्रिया है, लागू होने में बहुत ही समय लगेगा, मगर यदि ये लागू होगी तो ये निश्चित रूप से, ये विदेशों का भी इस पर टिप्पणी की गई है कि ये बहुत ही अच्छी मतलब शिक्षा नीति बनाई गई है। लागू होने पर इसके पूर्ण परिणाम और एक बहुत ही बड़ा विशाल वटवृक्ष बन सकता है। जी सर, इसमें क्या समस्या आ सकती है? क्या समस्या? इसमें समस्याएं यही आ सकती हैं कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कोई भी विषय ले ले। अब मान लीजिए वो बच्चा हमारे स्कूल में आया, अब उसको लेना है भूगोल, मेरा स्कूल जो है साइंस स्ट्रीम का है, तो हमारे पास टीचर नहीं है। अब हम इस टीचर को कहाँ से लेके आए? एक बच्चे के लिए एक टीचर को यदि लागू करेंगे तो फिर उसकी सैलरी लगाना, तो एक तो ये समस्या है। और इसका समाधान यदि वो पूछ बैठे कि नहीं फिर आप ही बताइए इसका समाधान क्या हो सकता है, तो वर्तमान समय जो है टेक्नोलॉजी का युग है। तो जैसे मेरे विद्यालय में मेरे पास 9 छात्र हैं, अब 9 छात्र हैं, मेरी कक्षा होनी चाहिए 40 छात्रों की, तो वो कहेंगे कि आप आस पड़ोस के विद्यालयों को अपनी सेवाएं दीजिए और वहाँ के जो अतिरिक्त वहाँ पर जो सोर्स है शिक्षकों का, वहाँ पर अपने मतलब विद्यालयों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। विद्यालयों के क्लस्टर बनाए जाने से एक विद्यालय के अध्यापक दूसरे विद्यालय में जाकर के अध्यापन कार्य करेंगे, तो जिससे दोनों ही विद्यालयों को फायदा मिलेगा। तो इसका ये समाधान भी है। तो इस प्रकार से समस्याएं भी हैं, समाधान भी है। इसमें कोई कहेगा मैं वहां जाऊंगा फिर वो ज्यादा दूर पड़ेगा, फिर वहां पर पेट्रोल खर्चा आएगा, ये है। तो इस प्रकार की समस्याएं तो पैदा होंगी, मगर उनका समाधान यही इसी तरीके से निकालना होगा कि आप सेवा के भाव से आए हैं तो आपको सेवाएं देनी ही होंगी, क्योंकि बच्चे को हम कोई चीज सीखने से रोक नहीं सकते। यही इस शिक्षा नीति का मूल सार है। जी बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत ही बेहतरीन। और जिस प्रश्न को लेकर के शंका थी उसका जड़ से समाधान किया सर। सर अगला एक मेरा क्वेश्चन है सर, कितने सवाल हैं? हाँ जी सर, संक्षिप्त जवाब, संक्षिप्त सवाल, संक्षिप्त जवाब, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है। तो हाँ पूछिए सर। जी सर, पैनल के गुरुजन पूछ ले कि केवी में क्यों आना चाहते हो, केवी की शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? सर इसका जवाब मैं दूंगा। सर इसके लिए प्लीज एक बार 3, 4, 5 वीडियो देखिए। ये सवाल 15 बार 20 बार हो चुका है, उसके बाद जो बचेगा वो अगला सवाल। सर जी सर, हिंदी प्रांतों में हिंदी का शिक्षण कैसे करवाएंगे? जी सर, हिंदी प्रांतों में हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार करवाएंगे और उसमें देश काल और वातावरण अनुसार हमें चलना होगा सर, कि वहां की स्थितियां क्या है। उसमें सेम पाठ्यक्रम है सर, जो पाठ्यक्रम इधर है ना, तो यही जवाब देना है कि सर दोनों में समान पाठ्यक्रम है। हाँ उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, इसलिए उन बच्चों की भाषा के कुछ शब्द हम सीख लेंगे। जैसे मुझे उड़िया के कुछ शब्द ही नहीं, कुछ वाक्य भी आते हैं और ज्यादा अच्छे से हो पाता है। वहां पे ज्यादा अच्छे अंक आते थे बच्चों के, 99, 98। तो ये हो पाएगा। अगला सवाल सर, बाकी चीजें हम बाद में कॉल पर भी करेंगे, इसलिए आप पूछिए अगला सवाल, मैं ही जवाब देता हूँ सर। जी सर, हिंदी में आईसीटी का प्रयोग कैसे करेंगे? हिंदी में आईसीटी का प्रयोग घनश्याम सर करते हैं सर। हिंदी में आईसीटी का प्रयोग सर आप ब्लॉग बनाकर कर सकते हैं, यूट्यूब, ये भी आईसीटी में ही तो आते हैं सर। और इसके अलावा प्रोजेक्ट हो गए। और इसका ज्यादा सटीक जवाब अगर कोई देना चाहे, क्योंकि मैं तो हार्ड स्टेशन पे हूँ, तो यहाँ तो आईसीटी मतलब प्रोजेक्ट वगैरह कम है, तो दिल्ली से कल्पना मैम है और आरती मैम है, नवनीत सर भी अगर देना चाहे, जितेंद्र सर भी, क्योंकि इनके स्कूलों में शायद आईसीटी का अच्छा से प्रयोग हो रहा होगा।
हमारा तो अभी हार्ड स्टेशन है, परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, तो बताएं सर। सर आईसीटी के प्रयोग में मैं प्रयोग क्या कर रहा हूँ, जैसे बच्चों को, जैसे आप एवी रूम लेके जाएंगे ऑडियो विजुअल रूम में, तो आप उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपका एक प्रश्न भी था कि साउथ इंडिया में जो है थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको ना ये कथात्मक शैली बहुत अच्छी रहती है। देखो हर बच्चे को कथाएं बहुत पसंद होती हैं, अपना छोटी छोटी कथाएं लेके जाइए और सरल भाषा वाली कथाएं, तो उनको सुनाएंगे ना, तो वो कथाएं सुन करके पहले भाषा सीखेंगे। उनके सामने समस्या यही आती है कि वो सामान्य हिंदी भी समझ नहीं पाते हैं, तो मतलब उनको रुचिकर तरीके से यदि समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईसीटी में कथाओं को दिखाइए, और मतलब कुछ उनसे क्विज या प्रतिपुष्टि के लिए क्विज बहुत अच्छी रहती है, तो इसमें क्विजेज एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जानते भी होंगे, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। क्विजेज, उसमें अपना बहुत सारे अपने क्वेश्चंस बना लीजिए, और उसमें टीम बना करके भी गेम करवा सकते हैं, तो बच्चों को गेम बहुत पसंद होता है। तो जितना आपने सिखाया उसका गेम करवाएंगे तो उनको आईसीटी का उपयोग भी हो जाएगा और उनको रुचि भी रहेगी उसमें। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बेहतरीन बताया। सर वो पूछ ले कि लेटेस्ट कोई उपन्यास या कुछ ऐसा पढ़ के आए हो क्या, या जो अभी कोई जो उपन्यास है वो चर्चा में रहा हो, ऐसा कुछ सर पढ़ना जरूरी है क्या? आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे वर्तमान में जो है अभी जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो फिल्म है वो एस्पायर हाथी के ऊपर है, उसके विषय में कुछ पढ़ के जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको ऑस्कर मिला है और उसका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ करके उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। जो प्रमुख घटनाएं हैं उस पर आधारित है। एक अभी एक गीता करके कोई फेमस हुई हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है, उनको भी थोड़ा जान लें। सर वो हिंदी से संबंधित है क्या? हिंदी से संबंधित नहीं है, पर फिर भी वो शायद उन्होंने, वो हिंदी भाषी ही हैं जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, हिंदी भाषी ही हैं, शायद उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी में ही लिखी है। जी सर। हाँ, थोड़ा सा आप इस विषय में जाकर, गीतांजलि श्री उनका नाम है। जी सर। अर्चना गुप्ता जी ने बताया है गीतांजलि श्री, तो उनको थोड़ा सा जान लें, क्योंकि जो लेटेस्ट घटनाएं होती है ना उन पर पूछा जा सकता है। अच्छा सर। रेत समाधि शायद उन्होंने लिखी है कुछ, ये पढ़ के जा सकते हैं ना सर, पूरी है ना? हाँ हाँ, उसको पढ़ लीजिए। तो रेत समाधि नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में लिखी गई है। अच्छा अच्छा, गीता श्री की लिखी हुई है ना मैं सर? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। जी घनश्याम सर। जी सर। अगली कार्यवाही। हाँ सर, वही सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब बाकी भी जो पार्टिसिपेंट हैं, अगर ऐसे सवाल बहुत सारे आ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर भेज दीजिए, और मैं सर से 2-3 हमारे पैनलिस्ट को मैं रख लूंगा, ऐसे ही 3-4 सर लोगों को, और हम एक वीडियो इसी पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी तो मॉक इंटरव्यू को, मेन मॉक इंटरव्यू पर फोकस करेंगे ना। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारा भी रात हो गई। हमारे 2 पैनलिस्ट को तो अभी काम आ गया है, वो लेफ्ट होंगे, जाएंगे, तो अब मुझे नयों को बुलाना पड़ेगा कहीं से। हाँ सर। सर मेरा घनश्याम जी सर, अगला सवाल पूछिए सर, पूछिए। जी सर। एक अन्य अति आग्रह है कि जो मैम ने प्रश्न पूछा था कि नेताजी का चश्मा से जोड़ करके बच्चों को आप स्पेशल क्या सिखाना चाहोगे इसके संदर्भ में, या इसको इसे जोड़ करके, उनका सर मैं सटीक थोड़ा जवाब सुनना चाहता हूँ। सर बहुत सारे सवाल सर उसके लिए मैं जवाब ये देना चाहूंगी, मैं बताती हूँ। वैसे सबसे बड़ा आदर्श आप खुद हैं बच्चों के लिए, और एक शिक्षक को अपनी जीवन का जो संघर्ष है, देखो कई बार क्या होता है कि हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद अपने स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं, और हम ना वो जो दोहरी जिंदगी है ना वो जीना शुरू कर देते हैं, जी कि मैम। दिखावे वाली। रियलिटी में कुछ और होता है जिसे हम स्वीकारते नहीं। वो तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अच्छे से मुझे जॉब मिल गई, जो भी कुछ है। मैंने लगभग लोगों को देखा है, 15-16 साल हो गए सर मुझे संगठन में। लेकिन जो आदर्श आप स्थापित करेंगे बच्चों के बीच में, कभी भी हेजिटेट नहीं होना सर, घबराना नहीं है। आप जिस भी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, उस पृष्ठभूमि को जब जब आपको दृष्टांत देना हो बच्चों का, तो अपना खुद का उदाहरण बच्चों के सामने आप स्थापित कर सकते हैं कि आप कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं, और आपके जीवन से बच्चे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, और उन्हें लेनी चाहिए। जी मैम। और आप बच्चों को जब ये बताओगे ना खुद से कि मैंने कितना संघर्ष में मेरा जीवन रहा है, और ये मैं आप लोग के बीच में हूँ तो मैंने क्या क्या किया है, तो उस चीज से बच्चे प्रेरित होते हैं और आपको अपना आदर्श मानना शुरू कर देते हैं।
मैंने अपने अनुभव में ये देखा है, मैंने खुद ने भी ये स्वीकारा है, और मैं जब जरूरत लगती है बच्चों को तो अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताती हूँ। तो उसी प्रकार से नेताजी के चश्मे में भी कहीं ना कहीं जो हमारे कैप्टन थे, कैप्टन के उस संघर्ष को देख करके बच्चों ने देखा कि अब वो व्यक्ति है ही नहीं जिसने हमारे बीच में देशभक्ति का बीज बोया है हमारे मन में, तो कैसे होगा। उसको जारी रखने के लिए कम से कम वो इतना तो करके गया कि बच्चों ने देखा कि जो काम कैप्टन करते थे वो हम करेंगे, ताकि हमसे छोटे बच्चे वो सीखेंगे। तो इस तरह से आप आदर्श स्थापित कर सकते हैं सर बच्चों के बीच में। सही है मैम, एक इसका नहीं भावुक सही है जी मैम। एक मैम इसमें भावुक सीन था कि एक भावुक दर्शी आता है, इसमें भावुक दर्शी वो कौन सा जिसे अपन सारे भावुक हो जाते हैं मैम? सर भावुक तो जैसे ही उसके जब हम लोग मृत्यु के बारे में सुनते हैं, वो भी उस व्यक्ति से जो हमेशा उसके कार्य को सराहनीय न मान करके उसके लिए व्यंग कसता था, छींटे कसता था उसके ऊपर, उस खुद उनके बारे में बताते हुए वो जब द्रवित हुए थे, उस बात से हमें पता चलता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मनुष्य हृदय विद्यमान है, और जिसको समय अनुसार जो हमारे रस है ना, जागृत होते रस, उस प्रकार से हम उसे बता सकते हैं सर। वो एक सीन था जब उन्होंने हलदार साहब को बताया कि अब कैप्टन तो नहीं है या कैप्टन नहीं रहा, तो उससे पता चलता है कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है वो कितनी जरूरी है। जी मैम। एक और ने बताया था अभी, मैं एक और आईसीटी का यूज जो है मैं खुद भी करंट में कर रही हूँ हिंदी शिक्षण में। ये पता नहीं मुझे भी बहुत जरूरी लगने लगा तब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं जब से। और सर एक अच्छे शिक्षक को बच्चों के हित में कार्य करने के लिए थोड़ा सा अपना लालच भी त्यागना पड़ेगा। लालच से मेरा तात्पर्य है कि जहां छोटी छोटी चीजों की जरूरत लगती है ना, कि मेरे इस मतलब मैं ये चीज खरीद लेता हूँ या मैं ये सामान लेती हूँ जिससे कि बच्चों को मैं इसके बारे में बता सकूं, इससे ज्यादा वो लाभान्वित होंगे। क्योंकि दृश्य श्रव्य जो सामग्री है जितना बच्चों पे अपनी छाप छोड़ती है आज के जमाने में कोई और चीज नहीं छोड़ती। आप बोल बोल के परेशान हो जाएंगे सर, लेकिन जैसे ही आपने सामने स्क्रीन पे उन्हें कोई चीज दिखाई तो बच्चे उससे हर चीज को कोरिलेट करते हुए चले जाएंगे। और जो पीडीएफ के माध्यम से पुस्तकें आजकल अवेलेबल हैं साइट्स में, और बहुत सारे एप्स भी अभी डेवलप हुए थे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, उनका बहुत अच्छे से प्रयोग आप आईसीटी में कर सकते हैं। मैं खुद भी करंट में कर रही हूँ और मैंने अपना ही प्रोजेक्टर खरीद लिया। मैंने उसका वाईफाई से कनेक्शन अपने मोबाइल से मैं करती हूँ। मेरे सहयोगी साथियों ने बहुत सारे पीपीटीज, वीडियोस और एप्स वगैरह बना रखे हैं जो डाले हुए, मैं उनका भरपूर प्रयोग करके बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करती हूँ। और वाकई में मैं उसका मतलब अंतर भी देखती हूँ कि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बच्चों में कितना अंतर आ गया। जी मैम, अति सुंदर मैम, धन्यवाद। जी सर, जी सर। हाँ, और हो गए सर सवाल? हो गए सर। हाँ, अभी मैं फाइनल एक बार मैं बता देता हूँ सर, आखिरी कुछ चीजें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हम जो भी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, हम जो भी पैनलिस्ट हैं, वो हमारा उद्देश्य ये बार बार बताया जा रहा है कि उद्देश्य सिर्फ ये है कि भाई सब लोग सीखें और अपने अनुसार और वहां के माहौल के अनुसार उनको काम में लें। तो कड़वा नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ कमेंट ऐसे आए हैं, कुछ लोगों से बात हुई है कि आप थोड़ा सा सख्त हो जाइए या कुछ इस तरह से आप बताइए, क्योंकि वहां पे तो माहौल ऐसा। तो ये चीजें जो आपके दिमाग पर हावी ना हो, ये प्रार्थना ही है और ये सुझाव भी है कि ऐसी चीजें अगर कहीं से किसी का साक्षात्कार कुछ ऐसा हुआ है या किसी को कुछ पैनलिस्ट ऐसे मिल गए, तो जरूरी नहीं हमारे साथ भी वैसा ही हो। और इसके अलावा आज के साक्षात्कार में इतना ही। और नवनीत सर, जितेंद्र सर, कल्पना मैम, पिंकी मैम, आरती मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गोदारा सर, आपको हम सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे शीघ्र ही आप हमारे साथ हो और किसी न किसी कोर्स में आप हम लोगों को मिले। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।